Perfect continuous present tense. We have completed 9 tense till now and आज से हमें परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करना है हमारे 10वें नंबर का टेंस। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है कि जो काम हमने भूतकाल में यानी कि थोड़े टाइम पहले स्टार्ट किया था और वो काम अभी तक खत्म ना होके वो काम अभी भी चालू ही है, उसको दर्शाने के लिए हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। यानी कि जो काम हमने भूतकाल में चालू किया था वो काम अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। ओके, तो हम देखते हैं कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। ओके, कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस सबसे पहले हम उसके नेम से उसका डेफिनेशन समझते हैं। कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में टोटल 2 टेंस इंक्लूड है। कौन से टेंस? एक तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का मीनिंग क्या होता है? मैंने आपको परफेक्ट प्रेजेंट टेंस सिखा दिया है। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का मीनिंग ये होता है कि जो काम हमने भूतकाल में कर दिया था और उसकी इफेक्ट इन द प्रेजेंस यानी कि उसकी इफेक्ट वर्तमान में चालू है, उसको हम परफेक्ट प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुकी हूँ तो उसकी इफेक्ट अभी क्या चालू है कि अभी मुझे भूख नहीं लगी है। मैंने भूतकाल में खाना खाया था इसीलिए मुझे अभी भूख नहीं लगी है, तो वो होता है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। और दूसरा टेंस है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस यानी कि चालू वर्तमान काल। चालू वर्तमान काल का मीनिंग क्या होता है कि जो काम अभी इसी समय पे चालू है। फॉर एग्जाम्पल, अभी 3 बजे है तो 3 बजे मेरा जो काम चालू है उस चालू काम को हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में यानी कि चालू वर्तमान काल में लिखेंगे। तो यहाँ पे अब हम एक तो पूर्ण वर्तमान काल और एक चालू वर्तमान काल दोनों को इंक्लूड करके जो नया टेंस बनता है उसे हम कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कंटिन्यूअस प्रेजेंट यानी चालू वर्तमान काल यानी कि जो काम चालू है, और परफेक्ट प्रेजेंट यानी पूर्ण वर्तमान काल, जो काम भूतकाल में चालू था। तो जो काम भूतकाल में चालू था प्लस जो अभी तक चालू है, उन दोनों को मिला के जो टेंस बनता है उसे हम कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस कहेंगे। ओके, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। Continuous perfect present tense is used to refer the action which was already started in the past and continuing at the present time। क्या कहा गया है कि refer the action, ऐसा काम which was already started in the past, जो भूतकाल में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, एंड कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में वो काम चालू है, उसको दर्शाने के लिए हम कंटिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। कौन से 2 टेंस इसमें इंक्लूड है? कंटिन्यू एक्टिविटी इन द प्रेजेंस, वर्तमान में जो काम चालू है, प्लस वर्क कंटिन्यूड इन द पास्ट, जो काम भूतकाल में भी चालू था, इक्वल्स टू कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। दोनों को मिला के कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस होता है। कंटिन्यू एक्टिविटी इन द प्रेजेंस, इसका मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। ओके, ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस हो गया, जो काम वर्तमान में चालू है, और वर्क कंटिन्यूड इन द पास्ट यानी कि भूतकाल में जो काम चालू था वो, और उसकी इफेक्ट अभी तक चालू है, तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। ओके, तो दोनों को मिला के जो टेंस क्रिएट होता है उसे हम कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है कि मैंने 2 घंटे से पहले पढ़ाना चालू किया था और पढ़ाने का काम अभी तक चालू है, उसे हम कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस कहेंगे। हमारा काम भूतकाल में भी चालू था और अभी तक चालू ही है। ओके, नेक्स्ट रूल क्या बताया है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी कि उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। ओके, जैसे हर टेंस में हम लोग यूजेस ऑफ टेंस, कीवर्ड्स कनेक्टेड विद टेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखते हैं, उसी तरह से हमें इस टेंस में भी देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं यूजेस ऑफ टेंस। यूजेस ऑफ टेंस में पहला रूल क्या दिया गया है? एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड नॉट कंप्लीटेड, यानी कि
ऐसा कहा गया है कि काम भूतकाल में चालू हो चुका था लेकिन कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उसे हम कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, आई हैव बीन लिविंग इन गांधीधाम सिंस 1997। मैं 1997 से गांधीधाम में रहती हूँ, यानी कि मैंने 1997 में से लेके अभी तक गांधीधाम में ही रहती हूँ। मैं पहले भी गांधीधाम में रहती थी और अभी भी यहीं पे रहती हूँ, यानी कि भूतकाल में भी मेरा कोई काम चालू था और अभी तक वो काम खत्म नहीं हुआ है। मैं 1997 में भी गांधीधाम में रहती थी और अभी तक यहीं पे रहती हूँ। ओके, तो भूतकाल में ही मैंने कहीं पे शिफ्ट नहीं कर दिया है, मैं पहले भी गांधीधाम में रहती थी और अभी तक रहती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एकता हैज बीन रीडिंग इन हर रूम सिंस मॉर्निंग। एकता सुबह से अपने रूम में पढ़ाई कर रही है, यानी कि सुबह होने से लेके अभी तक वो रूम में पढ़ाई कर रही है। उसका पढ़ाई करने का काम खत्म नहीं हुआ है। उसका पढ़ाई करने का काम स्टार्ट कब हुआ था? मॉर्निंग में हुआ था, यानी कि भूतकाल में हुआ था और अभी तक वो पढ़ाई ही कर रही है, यानी कि पहले भी उसका काम चालू था पढ़ाई करने का और अभी तक चालू ही है। ओके, सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से लेके अभी तक सुबह से पढ़ाई कर रही है। नेक्स्ट रूल है विथ क्वेश्चन ऑफ सिंस हाउ लॉन्ग। ओके, जब भी क्वेश्चन में सिंस हाउ हाउ लॉन्ग दिया गया हो, जब भी सेंटेंस में सिंस हाउ लॉन्ग दिया गया हो, तब उस सेंटेंस को हम कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर। तुम कब से यहाँ पे बैठे हो? ओके, सिंस हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है? कितने समय से। ओके, कितने समय से तुम यहाँ पे बैठे हो, यानी कि हमें पता नहीं है कि कितने समय से वो बैठा है। उसका बैठने का काम पहले भी चालू था, अभी तक चालू है, लेकिन कब चालू हुआ था वो हमें पता नहीं है, लेकिन काम उसका पास्ट में चालू तो हो ही गया था और अभी तक वो बैठा ही है। ओके, इसीलिए जिस सेंटेंस की स्टार्टिंग सिंस हाउ लॉन्ग से होती हो, उसको हम कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंस हाउ लॉन्ग हैज शी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। वो कितने समय से इस एग्जाम की तैयारी कर रही है, इसका मीनिंग ये होता है। अब कितने समय से कर रही है वो हमें नहीं पता है। उसने एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट पहले से ही कर दिया था और अभी तक उसकी तैयारी चालू ही है, लेकिन उसने कब से स्टार्ट किया था वो हमें पता नहीं है। ओके, हाँ, ओके, एक चीज यहाँ पे देख लीजिए कि सिंस हाउ लॉन्ग ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में ही यूज होगा, दूसरे टेंसेस में भी यूज हो सकता है। आगे दूसरे दो टेंस हमारे बाकी है सीखने, उसमें जब आएगा तब मैं आपको उसका डाउट क्लियर करवाऊंगी, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो चीज हम कोई पर्टिकुलर टेंस में यूज करें वो किसी और टेंस में यूज नहीं हो सकती है। अगर टोटल 12 टेंस है तो 12 टेंस में से हम लोग अगर कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में सिंस हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि बाकी के 11 टेंस में हम कहीं पे भी सिंस हाउ लॉन्ग का यूज नहीं करेंगे। ओके, फिलहाल हमें इतना सीखना है कि सिंस हाउ लॉन्ग का वाला सेंटेंस जो है वो हम कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है कीवर्ड्स कनेक्टेड विथ टेंस। इस टेंस के साथ जुड़े हुए कीवर्ड्स, ऐसे वर्ड्स के जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है। ओके, ऐसे कौन से वर्ड है? सिंस, फॉर, अ लॉन्ग टाइम, हाउ लॉन्ग। अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय तक, हाउ लॉन्ग यानी कितने समय तक। ओके, फॉर और सिंस का मतलब तो आपको पता ही है। अब देखिए, सिंस और फोर का यूज हमने कौन से टेंस में लिया था? परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में भी लिया था। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लिया था। ओके, तो ये तीसरा टेंस है हमारा कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, उसमें भी हम सिंस और फोर का यूज कर सकते हैं। सिंस और फोर का यूज हम कहीं जगह पे कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है। ओके, अब देखिए सिंस में क्या क्या आएगा? सिंस के बाद आए, सिंस कहाँ पे यूज होगा? अगर हमें टाइम पीरियड दिखाना है, मॉर्निंग का, इवनिंग का,
मंडे का, 1995 का, यानी कि पर्टिकुलर ईयर का, पर्टिकुलर डे का, तो हम वहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। और जहाँ पे हमें फोर का यूज कहाँ पे करना है, लास्ट 3 डेज, पिछले 3 दिनों से, लास्ट मंथ, पिछले मंथ से, लास्ट वीक्स, ओके, पिछले हफ्ते से। तो इससे ऐसे वाले एग्जाम्पल को हम फोर के साथ यूज करेंगे। सिंस और फोर वाला पूरा चार्ट मैंने अलग से दिया है, वो हम आगे देखते हैं। ओके, यूज ऑफ सिंस एंड फोर। ओके, यहाँ पे आपको सिंस एंड फोर का यूज कहाँ पे और कैसे करना है उसका आइडिया आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं सिंस। सिंस पूरा देख लेते हैं। Since is used to denote the period from starting to till now. Okay, ऐसा समय, ऐसा पीरियड के जो स्टार्टिंग पीरियड हमने दिया गया हो और अभी तक वो चालू ही हो। स्टार्टिंग पीरियड जहाँ पे दिया गया हो वहां पे सिंस का यूज होगा। सिंस के बाद हम क्या यूज करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। एग्जाम्पल से ज्यादा आपको समझ में आएगा। और सिंस के बाद हम क्या ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, डेट ले सकते हैं या फिर डे ले सकते हैं। टाइम यानी समय, डेट यानी तारीख, और डे यानी जो भी संडे, मंडे, ट्यूसडे होता है हमारे डेज, उसका यूज कर सकते हैं सिंस के बाद। फॉर एग्जाम्पल 1995 एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, 1995, यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पीरियड दिया गया है। मैंने आपको क्या कहा, सिंस में हमें स्टार्टिंग पीरियड दिया गया होगा तो उसके आगे हमें सिंस लगाना है। 1995 हमें स्टार्टिंग पीरियड दिया गया है। 2001, 1817, 4, ये हमें कोई पर्टिकुलर स्टार्टिंग पीरियड दिया गया है कि इसी टाइम से लेके कोई काम स्टार्ट हुआ होगा। ओके, फिर क्या दिया गया है, सिंस के बाद स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, उसके बाद आएगा सिंस के बाद टाइम। तो 7 o'clock, मैं 7 बजे से लेके 8 बजे तक खाना बना रही थी, तो मेरा 7 बजे से खाना बनाने का काम स्टार्ट हुआ था, जो 8 बजे खत्म हुआ। अभी देखिए 7 बजे स्टार्ट हुआ था, तो 7 बजे पर्टिकुलर टाइमिंग दिया गया है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, इसीलिए 7 बजे, 7 o'clock। ओके, उसके बाद दिया गया है डेट। सिंस के बाद डेट आ सकता है 5 जून। ओके, 5 जून से लेके अभी तक मैं रोज यहाँ पे आती हूँ। ओके, फिर आएगा डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, तो फ्राइडे। ओके, तो यहाँ पे सिंस के बाद हम पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं, डेट, टाइम, डे, उसके पहले हम सिंस लगाएंगे। ओके, फोर में देखते हैं कि फोर में क्या आता है। फोर इज यूज्ड फॉर फिक्स टाइम ड्यूरेशन। फोर है वो फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। फिक्स टाइम ड्यूरेशन में क्या आता है वो हम एग्जांपल में देखते हैं। 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम, 4 प्लस नंबर, टाइम, वर्ड प्लस डेज। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। 2 मिनट्स, मैं लास्ट 2 मिनट से यहाँ पे खड़ी हूँ, 2 मिनट में मैगी बनती है। ओके, तो लास्ट 2 मिनट यानी फिक्स टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, 2 की 3 मिनट नहीं होगी। और यहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं दिया गया है, तो लास्ट 2 मिनट। फिर क्या दिया गया है, लास्ट 3 वीक, 3 वीक्स यानी 3 हफ्ते से, 5 डेज, 5 दिन से। अब देखिए यहाँ पे हमें 5 दिन कहा है, पर कौन से दिन से स्टार्टिंग हुआ वो हमें नहीं पता है, सिर्फ बताया है कि 5 दिन, 5 दिन से कोई भी काम स्टार्ट हुआ है। ओके, 12 ईयर्स, अभी यहाँ पे हमें 12 ईयर्स दिया गया है, कोई पर्टिकुलर हमें ईयर नहीं दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल सिंस में हमें दिया गया था 2001, 1874, वो स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया था। लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्टली बता दिया गया है कि 12 सालों से। ओके, हाफ एन आवर, आधे घंटे से। तो जहाँ पे फिक्स टाइम ड्यूरेशन है वहां पे फोर का यूज करेंगे, और जहाँ पे स्टार्टिंग पीरियड दिया गया है वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। जैसे हर टेंस में हम देखते थे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में क्या दिखाया जाता था, कि सेंटेंस कैसे बनता है, कौन से वर्ड को इंक्लूड करके सेंटेंस बनता है, सेंटेंस में कौन से वर्ड आते हैं, वर्ब की प्लेस कहाँ पे होती है, सब्जेक्ट कहाँ पे आता है, ऑब्जेक्ट की प्लेस कहाँ पे होती है। ओके, तो उन सबको मिला के वर्ड्स की अरेंजमेंट हमें करनी है, और उस वर्ड्स की अरेंजमेंट को मिला के एक सेंटेंस पूरा बनता है। तो उसी वर्ड्स की अरेंजमेंट को हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कहेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन टेंस। टेंस में जो टाइप्स होते हैं सेंटेंस के वो हम देखते हैं। सेंटेंस के
दो टाइप्स होते हैं, एक तो असर्टिव सेंटेंस और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, विधान वाक्य यानी कि फुल स्टॉप वाला सेंटेंस, ओके। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नार्थ वाक्य यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस। अब देखिए विधान वाक्य में दो दो सब टाइप्स होते हैं, एक तो हकार वाक्य और दूसरा होता है नकार वाक्य। हकार वाक्य को हम क्या कहेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस, और नकार वाक्य को हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। उसी तरह से इंट्रोगेटिव में भी दो सब टाइप होते हैं, एक एफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव, एक हकार और दूसरा नकार, ओके। तो पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस यानी कि विधान वाक्य, और उसमें एफर्मेटिव यानी कि हकार वाक्य का एग्जाम्पल देखते हैं। हम यहाँ पे कौन सा टेंस देख रहे हैं, कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। तो हम उसी टेंस के हिसाब से एग्जाम्पल लेंगे, ओके। आई हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 5 years। मैं 5 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ओके। ये ऑफिस में काम कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे 5 साल का हमें टाइम दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं फोर। मैंने आपको फोर यहाँ पे दिखा दिया कि जहाँ पे फिक्स टाइम ड्यूरेशन है वहां पे हम फोर का यूज करेंगे, 5 days, 12 years, हाफ एन आवर, ओके। तो यहाँ पे मैंने 4 5 years ले लिया, 5 years के आगे फोर लगा दिया, सिंस नहीं लगाया, ओके। 5 सालों से मैं इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। अब देखिए ये हकार वाक्य है, काम कर रही हूँ, ओके। ये हमारा हकार वाक्य हो गया। फिर दूसरा है, इसी सेंटेंस का हम नेगेटिव करते हैं, आई हैव नॉट बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 5 years। मैं 5 सालों से इस ऑफिस में काम नहीं कर रही हूँ। तो हमने इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस दिखाया, बीच में नॉट लगा दिया। क्यों नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए। पहले सेंटेंस का मीनिंग क्या था कि मैं 5 सालों से इस ऑफिस में काम कर रही हूँ, और दूसरे सेंटेंस का मीनिंग मैं 5 सालों से इस ऑफिस में काम नहीं कर रही हूँ। दोनों ही विधान वाक्य है यानी कि फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेस है। अब इसी दोनों सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा टाइप देखते हैं इंट्रोगेटिव, उसमें एफर्मेटिव। ये जो पहला सेंटेंस है, मैं 5 सालों से इस ऑफिस में काम कर रही हूँ, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, क्या मैं 5 सालों से इस ऑफिस में काम कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, हैव आई बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 5 years, ओके। तो हमने क्या किया, आई हैव की जगह पे हैव आई लगा दिया, बाकी का पीछे का पूरा सेंटेंस एज इट इज आएगा, ओके। हैव आई लगा दिया। अब दूसरे नंबर का सेंटेंस, आई हैव नॉट बीन वर्किंग, उसका हम इंट्रोगेटिव करते हैं। इसका मीनिंग क्या था, आई हैव नॉट बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 5 years। मैं 5 सालों से इस ऑफिस में काम नहीं कर रहा हूँ। उसका इंट्रोगेटिव होगा कि क्या मैं 5 सालों से इस ऑफिस में काम नहीं कर रहा हूँ। हैव आई नॉट बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 5 years, क्या किया, आई हैव की जगह पे हैव आई लगा दिया, और उसके बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज, नॉट बीन वर्किंग इन ऑफिस, ओके। तो उसी तरह से टोटल दो टाइप्स होते हैं, एसर्टिव और इंट्रोगेटिव, यानी कि विधान वाक्य और प्रश्नार्थ वाक्य। उसमें भी दो दो सब टाइप्स होते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे कौन सा टेंस देखा, हम यहाँ पे कौन सा टेंस देख रहे हैं, कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। तो एक टेंस हो गया हमारा परफेक्ट, कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। उसमें हमने एक सेंटेंस ले लिया, ऑफिस वाला, 5 सालों से ऑफिस में काम कर रहा हूँ। उस सेंटेंस को हमने कितने तरीके से लिखा, 4 तरीके से लिखा। कितने टेंस में, एक ही टेंस में, ओके। एक टेंस में हम एक सेंटेंस को 4 तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो चारों सेंटेंस है ना, वो हमने एक्टिव वॉइस में लिखे हैं। एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस का मीनिंग आपको पता ही है। एक्टिव वॉइस यानी कर्तरी वाक्य, पेसिव वॉइस यानी कर्मणी वाक्य। मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, मेरे द्वारा ऑफिस में काम किया जा रहा है। पहला सेंटेंस है वो कर्तरी वाक्य है यानी एक्टिव वॉइस, और दूसरा सेंटेंस है वो कर्मणी यानी कि पेसिव वॉइस है, ओके। तो उसी तरह से अगर 4 सेंटेंस हम एक्टिव में लिख सकते हैं, तो उसी 4 सेंटेंस का हम पेसिव भी कर सकते हैं। तो टोटल कितने सेंटेंस बन गए, 8 सेंटेंस बने। यानी कि कोई एक टेंस को लेके हम एक ही सेंटेंस को अलग अलग 8 तरीके से लिख सकते हैं, ओके। ये आपको याद रखना है। अब देखिए आगे देखते हैं स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का। अब देखिए
12 टेंस में से 2-3 टेंस ऐसे हैं जिसका पैसिव वॉइस नहीं होता है, तो ये टेंस उसी में से एक है। इस टेंस का पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं होगा। ओके, देखिए जहाँ पे पैसिव वॉइस नहीं होता है ना, वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि उनको उतना याद नहीं करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस ही सिर्फ हमें देखना है, तो जल्दी से देख लेते हैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। हर एक एक्टिव वॉइस में स्टार्टिंग सब्जेक्ट से ही होगी। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। कर्ता यानी कि जो पर्सन काम कर रहा है सेंटेंस में, उस पर्सन को हम कर्ता बोलेंगे, यानी कि सब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, आई हैव बीन वर्किंग में कौन काम कर रहा है ऑफिस में? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैव या फिर हैज आएगा। कब हैव आएगा, कब हैज आएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। आपको सिर्फ फिलहाल इतना याद रखना है कि या तो हैव आएगा या तो हैज आएगा। किस में? परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद आएगा बीन। बीन आएगा, देन आएगा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। ओके, यहाँ पे हमने वर्क का वर्किंग कर दिया। क्यों? क्योंकि पीछे हमें आईएनजी लगाना है, इसीलिए आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। देन आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड्स। ओके, पैसिव वॉइस तो इसका है ही नहीं। ओके, अब देखिए इस एग्जाम्पल, इस स्ट्रक्चर को हम इस जो वर्किंग वाला सेंटेंस है उससे हम कंपेयर करते हैं कि उस तरह से सेंटेंस बना है कि नहीं। ओके, इसको हम वर्ड्स की अरेंजमेंट कहेंगे कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा। सब सब वर्ड्स की प्लेस फिक्स ही है कि सब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, वर्ब कहाँ पे आएगा। सभी टेंस में सबकी जगह फिक्स होती है, उसे हम स्ट्रक्चर कहेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, तो हमने आई लगा दिया, आई यानी मैं। उसके बाद हैव या फिर हैज। आई के साथ हमेशा हैव आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में। आई के साथ हैव, उसके बाद बीन, तो हमने बीन लगा दिया। फिर आएगा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वर्क यानी काम करना, WORK, और उसका आईएनजी वाला फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? वर्किंग। ओके, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। मैं ऑफिस में 5 सालों से काम कर रहा हूँ। ओके, फिर अदर वर्ड्स आएगा। तो ये पूरा सेंटेंस हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से मैच हो चुका है, तो इसी को हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ओके, हमें सभी टेंस में स्ट्रक्चर याद करने हैं और उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बनाना है। सभी टेंस में जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कोई ना कोई ऑक्सिलरी फॉर्म हमें दिया गया होगा जो हमें लगाना है। यहाँ पे हमें कौन सा ऑक्सिलरी फॉर्म दिया गया है? टू बी का फॉर्म हैव एस प्लस बीन। ओके, अगर परफेक्ट टेंस होते तो उसमें परफेक्ट पास्ट टेंस होता तो उसमें हैड आता। ओके, कंटिन्यूअस टेंस होता तो क्या आता? बीइंग आता पैसिव वॉइस में। इज एम आर वॉज वर, इज एम आर एक्टिव वॉइस में आते। अगर कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है तो हम वहां पे एक्टिव वॉइस में वॉज वर लगाएंगे और पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे? वॉज वर बीइंग लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है? टू बी का फॉर्म हैव हैज प्लस बीन। इससे क्या पता चलता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है। टू बी का फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, इन दोनों को मिला के कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस बनेगा। ओके, पैसिव वॉइस तो इस टेंस का होगा ही नहीं। ओके, सिर्फ एक्टिव वॉइस है। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स। ओके, इम्पोर्टेंट नोट्स में क्या दिया गया है? परफेक्ट प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस के बीच का डिफरेंस दिया गया है। देखिए, टेंस के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये डिफरेंस दिखा दिया था, लेकिन फिर भी हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या बताया गया है। ओके, there is common difference between continuous perfect present tense and perfect present tense। यानी कि continuous perfect present tense चालू पूर्ण वर्तमान काल और perfect present tense पूर्ण वर्तमान काल, दोनों के बीच में एक फर्क है। क्या फर्क है? perfect present tense denotes that the action is completed। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल दिखाता है कि काम कंप्लीट हो चुका है, काम फिनिश हो चुका है। And continuous perfect present tense denotes that action is started but not completed। चालू पूर्ण वर्तमान काल दिखाता है कि काम शुरू हो चुका है पर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ओके, दोनों के बीच का डिफरेंस यही है।
अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं खाना खा चुकी हूँ, तो उसे हम कौन से टेंस में लिखेंगे? परफेक्ट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। मैं खाना खा चुकी हूँ, तो उसका इन द प्रेजेंस कौन सी इफेक्ट चालू होगी? मुझे अभी भूख नहीं है। ओके, और इसको मैं अगर कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगी? मैं पिछले 3 मिनट से खाना खा रही हूँ, मैं पिछले 10 मिनट से खाना खा रही हूँ। ओके, तो मेरा काम खाना खाने का काम 10 मिनट से चालू ही था और अभी तक चालू ही है। ओके, दोनों के बीच का डिफरेंस यही है। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस एंड परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल और चालू पूर्ण वर्तमान काल के बीच का फर्क एग्जाम्पल से हम देखते हैं। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। पहला एग्जांपल है, रेशमा हैज लिव्ड इन फ्लोरिडा सिंस 2001। क्या कहा है कि रेशमा 2001 से फ्लोरिडा में रह चुकी है, यानी कि फ्लोरिडा 2001 से लेके अभी तक फ्लोरिडा में रहती थी, लेकिन अभी वो नहीं रहती है, यानी कि इसको हमें पूर्ण वर्तमान काल में लिखना है। ओके, पहले भूतकाल में वो रहती थी लेकिन अभी रहती नहीं है, उसकी इन द प्रेजेंस कोई ना कोई इफेक्ट चालू होगी, यानी कि फ्लोरिडा उस वहां पे वो फ्लोरिडा में रह चुकी है, इसीलिए या तो उसने फ्लोरिडा देखा है, या तो अभी वो वहां पे जाना नहीं चाहती है, या अभी वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो चुकी है, उसकी कोई ना कोई इफेक्ट इन द प्रेजेंस चालू है। वो 2001 से लेके अभी तक फ्लोरिडा में रहती थी लेकिन अभी नहीं रहती है। इसको हम कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में कैसे लिखेंगे? चालू पूर्ण वर्तमान काल में, रेशमा हैज बीन लिविंग इन फ्लोरिडा सिंस 2001। रेशमा है वो 2001 से अभी तक फ्लोरिडा में रहती है, यानी कि वो पहले भी फ्लोरिडा में रहती थी और अभी भी रहती ही है। ओके, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या दिया गया है? नाउ शी डज नॉट लिव इन देयर, अभी वो वहां पे रहती नहीं है। कहाँ, कौन से टेंस में? पूर्ण वर्तमान काल में। और चालू पूर्ण वर्तमान काल में क्या दिया गया है? ऑल्सो नाउ लिविंग, यानी कि 2001 से वो वहां पे रहती थी तो अभी तक वहीं पे रहती है। ओके, यानी कि पहले भी उसका काम चालू था और अभी तक चालू ही है। दूसरा एग्जाम्पल, आई हैव ईटन जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी खाना खाया है, मैंने अभी अभी खाया है, तो उसका इफेक्ट क्या चालू होगा इन द प्रेजेंस? मैं नाउ आई एम नॉट हंग्री, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। ओके, इसको हम कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में क्या लिखेंगे? आई हैव बीन ईटिंग फॉर लास्ट 30 मिनट्स, मैं पिछले 30 मिनट से खाना खा रही हूँ, यानी कि पहले भी खा रही थी और अभी तक मेरा खाना खाने का काम चालू है, काम खत्म नहीं हुआ है। तो दोनों टेंस के बीच में माइनर डिफरेंस है, और उसके टेंस अगर अगर टेंस ही अलग है तो उसके स्ट्रक्चर में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो होगा ही होगा। क्या फर्क है आपको देखना है। यहाँ पे हैज लगाया और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, और कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में क्या लगाया? हैज प्लस बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, इतना ही फर्क है। ओके, और कहाँ पे हैव लगाना है, कहाँ पे हैज लगाना है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अब देखिए, सिंगुलर और प्लूरल का यहाँ पे मैंने टेबल दिया है जिसे हम सब्जेक्ट वाइज टेबल कहेंगे। मैंने आपको जब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस दिखाया था तब मैंने आपको वहां पे एक चीज बताई थी कि कोई भी एक पर्टिकुलर टेंस में हम एक ही सेंटेंस को 4 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, और 4 एक्टिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस हो तो दूसरे 4, यानी कि 8 सेंटेंस, यानी कि एक ही सेंटेंस को एक टेंस में हम 8 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कौन सा सब्जेक्ट लिया था? बिना सब्जेक्ट का कोई सेंटेंस नहीं बनता। अगर सेंटेंस में हमें कोई एक्शन दिखाया गया है, कोई काम दिखाया गया है, तो वो कोई काम करने वाला पर्सन भी तो होना चाहिए ना। अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरा मेंशन हुआ होगा सेंटेंस में, अगर तुम काम कर रहे हो तो तुम्हारा नाम लिखा होगा, कोई और पर्सन काम कर रहा है तो उसका मेंशन किया होगा। तो यानी कि बिना सब्जेक्ट का कोई सेंटेंस नहीं होता है। ओके, अब देखिए, जब सेंटेंस में काम दिया गया हो ना, कि कोई भी काम चालू है या फिर चालू था या फिर किया था काम, तो उस काम को करने वाला पर्सन भी होगा ही होगा। ये सेंटेंस में मैंने कौन सा पर्सन लिया? आई, आई यानी मैं।
अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर काम मैं ही करूँ, हर सब्जेक्ट में आई ही आए। कोई काम आप भी कर सकते हो, कोई काम अगर आप ना करो तो कोई तीसरा पर्सन भी कर सकता है। तो उसी तरह से कितने सब्जेक्ट हो सकते हैं जो काम कर सकते हैं। तो उस सब्जेक्ट को देखने के लिए हमें ये सब्जेक्ट वाइज टेबल को देखना है। ओके, सब्जेक्ट वाइज टेबल उसी के लिए दिया गया है कि कितने सब्जेक्ट आ सकते हैं मैक्सिमम। अब देखिए, सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन। सिंगुलर सिंगुलर यानी एक वचन में एक ही पर्सन होता है और प्लूरल यानी बहुवचन में एक से ज्यादा पर्सन होते हैं काम करने वाले। अब देखिए, पहले हम देखते हैं पहला एग्जांपल। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इवनिंग। कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस के हिसाब से हम उसी का सेंटेंस एग्जांपल लेंगे। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इवनिंग। मैं शाम से अभी तक फुटबॉल खेल रहा हूँ या फिर खेल रही हूँ। अब यहाँ पे कौन फुटबॉल खेल रहा है? आई। आई यानी कि मैं। अगर मैं मेरे ही बारे में बात कर रही हूँ और मैं एक ही हूँ, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस सब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहेंगे अगर मैं मेरे ही बारे में बात कर रही हूँ तो। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होता है? आई। आई यानी मैं। ओके, मैं शाम से फुटबॉल खेल रही हूँ। अब अगर मैं मेरे ही बारे में बात कर रही हूँ और हम लोग एक से ज्यादा लोग हैं, तो उस आई का प्लूरल क्या होगा? तो वी हो जाएगा। वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इवनिंग। हम लोग शाम से फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी कि हमारा फुटबॉल खेलने का काम शाम से लेके अभी तक चालू है, जो खत्म नहीं हुआ है। अब देखिए, वी यानी हम लोग, एक से ज्यादा। अगर मैं हम लोगों के बारे में बात कर रही हूँ और हम लोग एक से ज्यादा है, तो उसे हम कहेंगे सेकेंड पर्सन प्लूरल। ओके, प्लूरल क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं, बहुवचन। तो ये हमारा एक सब्जेक्ट आई हो गया, दूसरा सब्जेक्ट बी हो गया। अब देखते हैं यू। यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इवनिंग। तुम शाम से फुटबॉल खेल रहे हो, यानी कि तुम्हारा शाम से फुटबॉल खेलने का काम चालू है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ तो उसको हम यू कहेंगे। तुम खेल रहे हो, तो यू को हम कौन सा पर्सन कहेंगे? सेकेंड पर्सन सिंगुलर। ओके, सेकेंड पर्सन सिंगुलर। तुम शाम से फुटबॉल खेल रहे हो और तुम एक ही हो, एक से ज्यादा नहीं हो, इसीलिए सेकेंड पर्सन सिंगुलर। और अब मैं तुम्हारे बारे में, तुम लोगों के बारे में बात कर रही हूँ और तुम लोग एक से ज्यादा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इवनिंग। तो ये क्या हो गया? सेकेंड पर्सन प्लूरल। भले ही हम यू का प्लूरल यू ही रखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट तो अलग ही है ना। ओके, जैसे कि आई का प्लूरल क्या हो गया? वी हो गया। उसी तरह से यू का कोई अलग से प्लूरल फॉर्म नहीं होता, यू का प्लूरल फॉर्म यू ही रहेगा, लेकिन मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस आएगा। ओके, मीनिंग में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक ही पर्सन है तुम, और सिंगुलर में एक ही पर्सन है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, और प्लूरल में एक से ज्यादा पर्सन है। अब देखिए, अगर मैं मेरे भी बारे में बात नहीं कर रही हूँ और अगर मैं आपके भी बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ और वो तीसरा पर्सन एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर यानी एक वचन। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आएगा? तीसरा पर्सन लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, और उसके अलावा अगर पर्सन में से कोई ना हो, मेल या फीमेल ना हो, तो कोई एनिमल या फिर चीज भी हो सकता है। ओके, पर्सन के अलावा कुछ भी हो तो उसे हम इट कहेंगे। अब देखिए, अगर मेल हो तो ही का यूज करेंगे, फीमेल हो तो शी का यूज करेंगे। ओके, लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर यानी एक वचन। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इवनिंग। वो शाम से फुटबॉल खेल रहा है, या फिर वो शाम से फुटबॉल खेल रही है। ओके, अगर शी है तो लड़की, ही है तो लड़का। अगर मैं किसी और पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ और वो लोग एक से ज्यादा है, तो वहां पे उस केस में मैं क्या कहूंगी? दे। वो लोग, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस इवनिंग। वो लोग शाम से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन प्लूरल। ओके,
प्लूरल क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं, बहुवचन, इसीलिए। अब देखिए इस केस में, इस टेबल में हमने क्या क्या देखा है वो हम देखते हैं।